नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम राज्यों की सभी बड़ी खबरें लेकर आपके सामने मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और इस एसआईटी के चेयरमैन सीनियर आईएएस अफसर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी साहब होंगे और एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जे रविंद्र गौड़ हैं। और आपको बता दें कि एसआईटी 31 जुलाई तक शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस बात की जांच करेगी कि विकास दुबे पर दर्ज मुकदमों में क्या कार्रवाई अब तक की गई थी, साथ ही में क्या जो कार्रवाई हुई वो सजा दिलाने के लिए पर्याप्त थी या नहीं, जमानत रद्द करवाने के लिए क्या कोशिशें हुई थी और विकास के खिलाफ जनता की कितनी शिकायतें सामने आई थी, किन अधिकारियों ने शिकायतों की जांच नहीं की और जो कार्रवाई हुई तो क्या कार्रवाई हुई, पिछले एक साल में उसके संपर्क में कितने पुलिस वाले आए, संपर्क में आए पुलिस वालों से में से कितनों की उससे मिली भगत थी और विकास पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट एनएसए लगाने में किन अफसरों ने लापरवाही बरती, विकास और उसके गैंग के पास मौजूद हथियारों की जानकारी पुलिस के पास आखिर क्यों नहीं थी, इतने अपराधों के बाद भी विकास और उसके गैंग को किन अफसरों ने हथियार लाइसेंस दिए, लगातार अपराध के बाद भी हथियार लाइसेंस आखिर रद्द क्यों नहीं किए गए, विकास और उसके साथियों ने गैर कानूनी ढंग से कितनी जायदाद बनाई और गैंग को गैर कानूनी जायदाद बनाने में किन अफसरों ने उनकी मदद की, क्या विकास और उसके साथियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए तो कब्जा करवाने और खाली न करवाने के लिए कौन से अफसर जिम्मेदार हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इनकी परतें खोली जाएंगी। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बैंक लूटने वाले 2 लुटेरों के घायल होने की खबर आ रही है। मुठभेड़ में एक लुटेरा तो पकड़ा गया लेकिन दूसरा भाग निकला। पुलिस को लुटेरों के पास से लूटे गए 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां राजस्थान कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एक ओर वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी ओर उनके विधायकों को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश हो रही है। सरकार का भविष्य क्या होगा? राजस्थान सरकार को गिराने के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा निशाना साध रहे हैं भाजपा पे। तो बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मामले ने तब तूल पकड़ा जब राज्यसभा में दर्ज हुई शिकायत की जांच में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बीजेपी से संपर्क रखने वाले 2 लोगों को ब्यावर और उदयपुर से पकड़ा, जिनके फोन में बातचीत से विधायकों को प्रलोभन देने की बात सामने आई है। लेकिन इनमें से एक निर्दलीय विधायक, जिसका जिक्र किया गया है एफआईआर में, उन्होंने आज इन आरोपों को खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि जानते हैं सभी लोग जो विधायक हैं वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे वो। दूसरी ओर पुलिस की भ्रष्टाचार निरोध शाखा भी इसकी जांच कर रही है और उसने 3 निर्दलीय विधायकों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे हैं कि उनको तोड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव था उस समय भी एक प्रयास हुआ कि विधायकों को तोड़ा जाए। दोनों प्रत्याशी हमारे जीते, उसके बाद भी इनके मसूदों पे पानी फिर गया। मैं समझता हूं कि आज सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाजपा का आरोप है कि अशोक गहलोत का निशाना तो उनकी ओर नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पे है और ये आरोप कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दर्शाता है। उनके दल में क्या होगा, कृपया हमारे माथे पर नहीं डालें। मैंने पहले भी कहा था, झगड़ा उनका अपना, अंतर विरोध अंतर कलह उनका, हमारा क्या लेने देना। ये लांछित करने का काम उन्होंने किया है। एसओजी ने जो नाम उजागर किया उसी विधायक ने साफ तौर पर मना कर दिया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में पुलिस इस मामले में कितने तथ्य
जुटा पाती है, उसी से पता लगेगा कि गहलोत सरकार सही में संकट में है या नहीं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर गुजरात की। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए पत्र भी जारी किया है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर सभी वर्गों के साथ काम करेंगे। फिलहाल अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब रुक करते हैं तेलंगाना का, जहां के निजामाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक कोरोना पीड़ित की मौत के बाद उसके शव को एक ऑटो में कब्रिस्तान तक ले जाया गया। लापरवाही की इंतहा ये भी है कि शव के साथ किसी को भी नहीं भेजा गया। वहीं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि मृतक का रिश्तेदार अस्पताल का ही कर्मचारी है और वही शव मांगकर ले गया। उसने एम्बुलेंस के आने का इंतजार भी नहीं किया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शनिवार को मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में तेंदुआ देखे जाने से अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाकों में घुसाए इस तेंदुए ने मां और बेटे पर हमला कर दिया। पहले तेंदुए ने घर के बाहर खड़े बेटे मुर्तजा पर हमला किया और चीख पुकार मचने के बाद तेंदुआ घर में घुस गया और मुर्तजा की मां पर हमला किया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने तेंदुए को घेरकर लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में लिया। तेंदुए का उपचार कराया जा रहा है और घायलों को भी सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया है। और शनिवार को टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंच गया है। प्रदेश में टिड्डी दल के हमले किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए किसान खेतों में थालियां और दूसरे उपकरणों के जरिए शोर मचाते हुए दिख रहे हैं। कृषि विभाग ने अधिकारियों को अलर्ट किया है और कीटनाशक का छिड़काव भी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर में भी कई गांवों में टिड्डियों ने हमला कर दिया है। टिड्डियों के इस हमले ने किसानों को परेशान कर दिया है। ग्रामीणों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर थाली और दूसरे बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। टिड्डियों के हमले की खबर के बाद कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस हमले में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका आंकलन अभी किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं सिरसा का। हरियाणा के सिरसा में कई गांवों में भी टिड्डी दल पहुंच गए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार टिड्डी दल पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने किसानों से टिड्डियों को लेकर सतर्क रहने को भी कहा है और अधिकारियों का कहना है कि ये टिड्डी दल राजस्थान के गांव मलवाणी से सिरसा पहुंचा है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब चलते हैं असम, जहां के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई भी जा रही है और डिब्रूगढ़ को बाढ़ से बचाने वाले बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। बांध के नीचे से नदी का पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। और मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक दूल्हे ने दो दुल्हनों के साथ एक ही मंडप में शादी रचाई। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक दूल्हा दो दुल्हनों के साथ फेरे ले रहा है। ये मामला 29 जून का है। शादी में दूल्हा दुल्हन के परिवार के साथ गांव के लोग भी शामिल हुए। दूल्हे के एक साथ दोनों दुल्हन के साथ फेरे लिए और फिर शादी की सारी रस्में भी पूरी की। और अब बात करते हैं कि किस तरह की कोशिशें एनजीओज की तरफ से हो रही हैं। रंग दे ब्याज मुक्त कर्ज के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की एक कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर कईयों को राहत मिल रही है इस कर्ज से। रामकृष्ण अन्ना और उनके पति अंजायलू के पास आंध्र प्रदेश के अनंत जिले में 3 एकड़ जमीन है।
मूंगफली यहाँ की सबसे प्रसिद्ध खेती है। कई बार इस जिले को देश के सबसे सूखे जिलों में शामिल किया जा चुका है। दोनों लोग इस बात से संतुष्ट दिखते हैं कि उन्हें रंगदे की ओर से बिना किसी ब्याज के ऋण मिल रहा है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ काम करने वाले एक स्थानीय एनजीओ ने उन्हें बिना केमिकल के प्राकृतिक पोषक तत्वों से खेती करना सिखाया है। इस प्रक्रिया ने कृषि लागत को भी कम किया है। हमारे पास पैसे नहीं थे। साहूकार 4% पे ऋण देते हैं। अब मैंने CSA से ऋण लिया है। खाद बीज में बहुत पैसे खर्च होते हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं खुद से इन्हें खरीद सकूं। इस ऋण के साथ मैं बिना केमिकल की ऑर्गेनिक खेती कर सकती हूं। मैं जल्द ही इस ऋण को चुका दूंगी। शून्य ब्याज दर पर ऋण पाने वाले छोटे और सीमांत किसान अनंतपुर के गोलापल्ली गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में नफे नुकसान पर बैठक कर रहे हैं। इन किसानों को विश्वास है कि वो बड़े आराम से इस ऋण को चुका देंगे। अधिकतर किसानों के लिए फसलों के उचित मूल्य की मांग के अलावा ऋणों की ऐसी समस्या रहती है जो उन्हें जाल में फंसा देती है और उससे निकल पाना उनके लिए असंभव हो जाता है। इस मामले में रंगदे की पहल गेम चेंजर साबित हो रही है। और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां हाल में आए अम्फन तूफान की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आई हैं और जो इस तूफान से प्रभावित रहे उनका मानना है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन वक्त रहते लोगों को अगर इस तरफ पहले ही ध्यान दे दें और उनकी जानकारी दे दी जाए तो नुकसान जरूर कम किया जा सकता है। देखते हैं मौनीदीपा बैनर्जी की एक खास रिपोर्ट। गांव में उनके घर को एक बड़ा घर कहा जाता था। छत पे 4000 ऐसे टाइल्स थे। बस अब बाकी रह गए हैं 1200। ये रहा उनका छत। ये हालत कि कब तक ये फिर से वापस बन सकेगा घर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होके खड़ा हुआ है दास परिवार के सामने। पवित्र दास गुजरात में धागा बनाने वाले कारखाने में काम करते थे। वो फरवरी में घर आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं जा सके। उनका कहना है कि अम्फन तूफान जब रात में आया तो नदी का पानी बांध तोड़ता हुआ इतनी तेजी से मकानों में आया कि बहुत से गांव वालों ने नींद में ही दम तोड़ दिया। वो कहते हैं कि बांधों के टूटने से जो तबाही मची वो तूफान से कई ज्यादा थी। पवित्र दास को अम्फन तूफान और नदी के पानी की बाढ़ भुलाए नहीं भूलती। कुछ देर के लिए तो उन्हें लगा कि वो और उनका परिवार बच नहीं पाएगा। 20 तारीख को 1 बजे शुरू हुआ है और 1 बजे पूरे बांध एक साथ में टूटा है। और उस समय हवा भी तेज का हवा था और एक साथ में बांध के ऊपर से दरिया का पानी अंदर में आया और जैसे कि हम लोग बच्चा बूढ़ा घर के पूरे फैमिली दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं। पीछे हम लोगों के पानी हम लोगों को भगाते हुए आगे कर रहा है और ऊपर से तेज तूफान भी था। ना हम लोग तेज की रफ्तार से चल पाते हैं और ना ही कुछ, और पीछे मुड़ के भी देखने का मौका नहीं है कि पानी कितना नजदीक में है। अगर रुक जाएंगे तो पानी में हम लोग पूरा डूब जाएंगे।